बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार की सियासत मुल्क भर की जो रियासतें हैं उस रियासतों की सियासत से बिहार की सियासत अलग है। और बिहार जो सोचता है उसके बारे में कयास लगाना या सोचना बिल्कुल गलत साबित हो जाता है कि बिहार आज क्या सोच रहा है और क्या होने वाला है। बिहार में इलेक्शन की तारीख बहुत करीब आ रही है, अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होने हैं, लेकिन सियासी जमातें वहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है। आज हमारे दफ्तर में, इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन के दफ्तर में फ्रीलांसर, सहाफ़ी और मुख्तलिफ रिसालों में लिखने वाले अनीस अंकुर जी तशरीफ़ लाए हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं अपने दफ्तर में। आपसे सवाल मेरा ये है कि बिहार की जो सब पॉलिटिक्स है, क्या कई हमने तजिया पढ़ा है कि परगांव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में मोदी जी की लहर चल रही है और उसी तरह का नतीजा आएगा जो 2019 में पाकिस्तान पे अटैक होने के बाद जब आया था पुलवामा के बाद। तो क्या ऐसा लगता है कि बिहार में की जो सियासत बिल्कुल एक तरफ प्रो हिंदुत्व की प्रोटेस्ट होती जा रही है? जैसे देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोशिश तो कर रही है, और आप जानते हैं कि बिहार पूरे हिंदी क्षेत्र का इकलौता ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी बदौलत आज तक सत्ता में नहीं आई। और अब जब वो अपने पूरे लगभग 100 साल के अपने पूरे करियर में उरूज पर है, उफान पे है, तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती है कि बिहार में अपनी बदौलत सत्ता में है। वो अभी नीतीश कुमार के साथ है। कई बार बीच में इन 20 वर्षों में लालू और नीतीश की सरकारें बदलती रही। तो आपका जो सवाल था कि वो ऐसा लहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अभियान चला रही है पिछले साल 1.5 साल से। जैसे अभी उसके गिरिराज सिंह हैं, तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे थे। आजकल जानते हैं कि यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से वो कोशिश करते हैं कि जहाँ लोगों के बैठने की जगह है, तो यूट्यूब वाले हिंदू मुसलमान का जो नैरेटिव है, धार्मिक जो बंटवारे का जो आख्यान है, कोशिश करते हैं कि उसमें, लेकिन एक बिहार में एक ऐसी चीज़ है इसके प्रतिरोध में कि वहाँ समाजवादियों की और कम्युनिस्टों की बहुत सशक्त धारा चलती आ रही है। इन वजहों से इसका बहुत ही ज़मीनी स्तर पर एक काउंटर नैरेटिव भी खड़ा रहता है। इसलिए आप बिहार में सांप्रदायिकता का वैसा शहर जो आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश में देखेंगे, हिंदी बेल्ट है उससे बिहार थोड़ा अपेक्षाकृत अछूता है। आपको याद होगा कि बिहार पूरे देश का जमींदारी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य है, इसके बाद बाकी लोगों ने। तो ये उसकी धारा है। आप जहाँ तक चुनावी स्तर पर देखेंगे तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को जो मगध का क्षेत्र है, जो शाहाबाद का क्षेत्र है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिल पाई। गंगा के उत्तर के जो इलाके हैं, जो मिथिलांचल है या कोशी का क्षेत्र है या मुजफ्फरपुर, वहाँ अभी एक चूँकि अति पिछड़ा और पिछड़ों के बीच एक विभाजन खड़ा कर ऐसी करने की कोशिश की गई। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को वैसी कामयाबी मिल पाएगी जैसी वो दूसरे हिंदी प्रदेशों में मिल पाई है। एक बड़ी चीज़ बिहार की राजनीति में अभी हुई है कि 6 राजनीतिक दलों का ग्रैंड अलायंस है। जनता, आरजेडी, राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, एमएल, उसके बाद एक विकासशील इंसान पार्टी है, पासवान की पार्टी जुड़ रही है, वो भी एक संभावना है। लेकिन आप देखिए कि ये जो ग्रैंड अलायंस है, पहली बार कोशिश उसको नीचे तक ले जाने की। अब तक ये ऊपर से एक गठबंधन होता था, लेकिन अभी पटना में एक बड़ी बैठक हुई है, उसके कार्यकर्ताओं की 6 राजनीतिक दल की गुप्त बैठक हुई है जहाँ मीडिया वगैरह अलाउड नहीं है। अब उसको जिला, ब्लॉक, अंचल लेवल तक ले जाने की पूरी तैयारी चल रही है। तो भाजपा जो, बल्कि कहें कि बिहार को लेकर डरी हुई है भाजपा। अच्छा, आपको याद होगा जब मोदी जी की लहर पूरे देश में व्याप्त था, तो पहला धक्का उनको बिहार से लगा 2015 के चुनाव में। तो 2014 के जून में वो जीत के आए, और पहली बार जब लालू नीतीश साथ में आए तो। लेकिन अब देखिए कि भाजपा के पास कोई बड़ा लीडर नहीं है। भाजपा के पास वो मारक क्षमता नहीं है जो दूसरे राज्यों में है। ये चुनौती भाजपा के लिए है कि वो बरकरार अपनी सत्ता 20 साल से है कि वो रख पाएगी, क्योंकि बहुत एक ज़बरदस्त काउंटर नैरेटिव, जहाँ तक आपने पुलवामा की बात की या पहलगाम की बात की, तो आप देखिए कि जो सीज फायर हुआ अमेरिका के इशारे पर, और जिस तरह की कहें कि
जिन शर्तों पर हुआ वो दूसरे स्रोतों से मीडिया के मुख्य धारा के स्रोतों पर तो उनका नैरेटिव जाता है, जी लेकिन दूसरे जो यूट्यूब चैनल है दूसरे स्रोत से बातें बहुत आई है और वहाँ जो समझौता किया है जी। बल्कि देश के हित के साथ जा करके इसको लोगों ने अच्छा नहीं माना। तो जो गुब्बार खड़ा किया था, हवा बनाई थी, उसमें एक गहरी सेंध लग चुकी है, इसलिए फायदा मिलेगा जो इसमें बहुत गहरा सर मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि इस वक्त जो कास्ट बेस्ड सर्वे की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, जबकि हकीकत ये है कि मोदी जी जब बिहार में सर्वे हो रहा था तो उसका दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त कहा कि ये हिंदुओं को बांटने वाला है, आरएसएस कभी भी राजी नहीं रहा। दूसरा इसके साथ मेरा सवाल ये है कि जैसे बंगाल इलेक्शन हो चाहे महाराष्ट्र हो, हर इलेक्शन में बीजेपी के लिए बैकबोन का काम करता है आरएसएस। क्या बिहार में भी बीजेपी के पास वो आरएसएस का वो सपोर्ट है? जैसे आपने कहा ना कि कम्युनिस्ट नैरेटिव तय करता है ज़मीनी सतह पे और वो आरजेडी को फायदा पहुंचाता है, क्या उस तरह का आरएसएस का वहाँ पे? देखिए आरएसएस का नेटवर्क है, लेकिन अभी आरएसएस में एक अध्ययन हुआ है, अच्छा, कि कई तरह का अध्ययन उन लोगों ने कराया है कि हम बिहार में हमको उतनी सफलता क्यों नहीं मिल पाई जैसे उत्तर प्रदेश और इसमें मिल पाई। जी तो आपको ताज्जुब होगा कि उसमें उन लोगों को ये एहसास लगभग फाइंडिंग की तरफ है कि हम लोगों का खेल बिहार में 30 के दशक में कि हिंदू सन्यासी ने बिगाड़ दिया। अच्छा, और उसका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती, अच्छा, महान किसान नेता। वो एक दंडी स्वामी थे, लेकिन बाद में वो सोशलिस्ट हो गए थे, साम्यवादी हो गए थे। और जो समाजवादी और कम्युनिस्ट दोनों धारा उसी किसान सभा क्रांतिकारी किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के धारा से निकली। अभी देखिए बिहटा में नया एयरपोर्ट बन रहा है पटना के, जी जी जी, संभव उनके नाम पर। ये भाजपा का आरएसएस के हिसाब से वो अपना अध्ययन था। वो क्या था कि आरएसएस मुख्यतः जमींदारों जागीरदारों की पार्टी रही है और बिहार में बहुत सशक्त बहुत गहरा मूवमेंट रहा है इसके खिलाफ, जिसकी कि स्वाभाविक पैदाइश जो मैं बता रहा हूँ यहाँ की समाजवादी धारा और कम्युनिस्ट धारा। तो ये उनकी फाइंडिंग थी। ये समस्या आज भी उनके पास है कि इसी समाजवाद और कम्युनिस्ट दोनों धारा इस बार फिर साथ है। जो उस हिंदू सन्यासी भगवाधारी क्रांतिकारी किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के आंदोलन से निकले हैं। क्यों? वो क्या करता था, वो खुद धर्मशास्त्र का, वेद पुराण न्याय का बड़ा पंडित था और उसने कहा है बिहार में कि ये जो कैंसर है आरएसएस, कोई भी आप भारतवासी हैं, इसका आपको ये करना है। तो इसकी वजह से ये बिहार के बाहर के लोगों को थोड़ी इन सब बातों के बारे में कम जानकारी रहती है। तो ये भाजपा के लिए चुनौती ज़्यादा है और मुझे लगता है कि नेचुरल जो इस बार का जो चुनाव होगा, तो आप देखिए जहाँ तक कास्ट बेस्ड सर्वे की बात की, इसका फायदा किसको, कास्ट बेस्ड सर्वे फायदा किसको नहीं? इसका सबसे बड़ा देखिए कि जो अब राहुल गांधी खुद बड़ी बात कर रहा है, वो महागठबंधन का पार्ट है। जी, वो बोलते हैं कि 50% का जो 50% है, लेकिन वो तोड़ देने के एजेंडा सेट किया राहुल गांधी ने अगर कहें। जी जी, उससे भी पहले ये मूलतः एजेंडा सोशलिस्ट धारा का था, जी जी जी, समाजवादी धारा का, जिसमें लालू और नीतीश दोनों उसके पार्ट रहे। आप तो उसके रॉन्ग फुट में थे। जी जी, आपने दबाव, और अगर आपको जातीय जनगणना पर इतना यकीन था तो आपको युद्ध जैसी कार्रवाई नहीं करनी। आपको 22 को हमला हुआ, उसके बाद आपने जातिगत जनगणना और 30 के बाद फिर 3-4 दिन के बाद आप हमले हुए। आपको यकीन नहीं है कि इसका फायदा हमको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का प्लैंक ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मुद्दा है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। इसके अलावा वो कोई ऐसी चीज नहीं है। तो ये क्या कर रही है महागठबंधन, वो धार्मिक सवाल उठाती है, ये उसको नागरिक सवाल में कन्वर्ट कर देती है महागठबंधन। जी, भाजपा की कोशिश करती है कि हर नागरिक सवाल को सांप्रदायिक सवाल में तब्दील कर दिया जाए। मतलब नैरेटिव को हिंदू बनाम मुसलमानों के खिलाफ जैसा दुष्प्रचार अभियान चला है पिछला 100 साल में, ऐसा कभी नहीं चला है। उसमें भी बिहार में उनको उतनी सफलता नहीं मिल रही। अभी जो बिहार में दो नए चेहरे आए हैं, जैसे कन्हैया कुमार का यात्रा हुई पूरे बिहार में, और इधर प्रशांत किशोर भी हैं जिन्होंने जो क्रेडिट लेते हैं कि हमने बिहार की पॉलिटिक्स को इसलिए बदला कि बिहार में अब तरक्याती काम की बात हो रही है, एजुकेशन में बात हो रही है, या माइग्रेंट पे बात हो रही है। तो क्या ये दोनों लोग बिहार की पॉलिटिक्स को बदल सकते हैं? देखिए कन्हैया कुमार एक पॉलिटिकल फिगर है। वो पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे, फिर कांग्रेस में आए,
उनका प्लैंक एक सेकुलर प्लैंक है। जी वो लोगों के मसाइल के मुद्दे उठाते हैं, उनके नागरिक सवालों को। प्रशांत किशोर एक मैनेजमेंट के आदमी थे। उनका फंडर कौन है बिहार में? राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया? जो भाजपा का सांसद था, उदय सिंह, बड़ा जमींदार, NK सिंह जिसके इंटरनेशनल लिंकेज थे। भारतीय जनता पार्टी बहुत कोशिश कर रही है कि जो महागठबंधन का जो वोट बेस है, इनका काम क्या होगा भाजपा के लिए। लोग कहते भी है प्रच्छन्न रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मदद। मान लीजिए कि भाजपा का वोट बेस है, मान लिया आपने यादव को या किसी दूसरे जाति को वोट दिया, वो किसी मुसलमान को खड़ा करेंगे। मान लीजिए कि वो 1-1,500 भी अपने घर के लोगों का भी वोट लाता है, तो क्लोज फाइट में संभव है कि वो फायदा पहुंच जाएगा। तो ये भाजपा ये पहले भी पप्पू यादव को खड़ा करके, आपको याद होगा कि पप्पू यादव था तो उसका अलायंस कहाँ का था? SDPI के साथ, जी जी, केरल की संस्था, जी जी, AIUML के साथ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों का केरल बेस्ड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ क्या कर रहा है? आपको दिलचस्प होगा, उसने कहा कि हम लोगों का झगड़ा केरल में लेफ्ट के साथ है, तो जहाँ लेफ्ट का अलायंस होगा हम उसके खिलाफ काम करेंगे। तो हर जगह मुस्लिम बहुत सारी सीट जो महागठबंधन हारी, लालू यादव की सीट है ना, सीमांचल में बहुत सारे ओवैसी की वजह से हार गए। ओवैसी की वजह से ओवैसी जीता अपना 5 सीट, लेकिन खेल बहुत ज़्यादा बिगड़ा। उसके ऐसे भी कई प्रयोग करती रही है। तो प्रशांत किशोर इस बार उस प्रयोग को ज़्यादा संगठित रूप देने की कोशिश भाजपा ने की है, इसके चेहरा ही है। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि जो प्रशांत किशोर, मैंने आर्टिकल भी देख रहा था कि जो इस फ्रीलांसर का जो आर्टिकल है, इसमें ये लिखते हैं कि प्रशांत किशोर का जो वोट है, सयानंद घोष लिखते हैं कि प्रशांत किशोर का जो वोट है वो RJD महागठबंधन का ही कटेगा। ऐसा क्यों है? वो BJP का क्यों नहीं काटेंगे? वो ये कह रहे हैं जैसे वो जैसा क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि काम उसके लिए करेंगे। तो महागठबंधन के वोट में आजकल जैसा कि लोगों में अपने जाति और धार्मिक पहचान को लेकर थोड़ा सा आग्रह बढ़ा है। जी जी। तो मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका समुदाय सपोर्ट बेस है, जी, उसी समुदाय के बीच से एक जिसको दलाल कह सकते हैं, जी जी, ये कैंडिडेट खड़ा करेगा ताकि वो जितना भी आपको वोट डैमेज कर सके। क्योंकि आप जानते हैं कि जो शोषित तबका होता है, पीड़ित तबका होता है, उसमें वैसा संगठन की, वैसी एकजुटता की, ये तो उसमें वो ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लार्जर रूलिंग क्लास एजेंडा है इनका, भारतीय जनता पार्टी का, कि किसी तरीके से बिहार में अपनी बदौलत सत्ता लाएं, उसके एक मोहरे के बतौर ये काम करेंगे। एक सवाल ये है कि जो नीतीश कुमार ने भी पहली मर्तबा है, एक नीतीश कुमार वो हैं जो 2014 में कहते हैं कि इस बिहार में नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, वो मोदी के साल पे सरकार छोड़ देते हैं। और एक 2025 है जो ललन सिंह पार्लियामेंट में कहता है कि कैसा कानून है वक्फ कानून। तो क्या वक्फ को लेकर जो बिहार में जो चल रहा है इस वक्त, मुस्लिम संगठन हो रहे हैं, तो क्या बिहार नीतीश कुमार की जो अपनी छवि रही, सेकुलर छवि होने की रही है, और मुस्लिम वोट मिलता रहा उनको 2% या 5%, 9% ज़्यादा कभी नहीं मिला है नीतीश कुमार, क्या इस मरतबा वो वोट कम होगा नीतीश कुमार का? बिल्कुल, जैसे नीतीश कुमार का वक्फ बोर्ड पर सपोर्ट करना, ये बल्कि उनके अपने समर्थकों के लिए भी एक धक्का है। मुस्लिम समर्थक है, मुस्लिम समर्थक एक दूसरे लोगों के लिए भी, क्योंकि वो कहती खुद को एक सेकुलर पार्टी है। देखिए, 2 फर्क होता है। भाजपा कम्युनल पार्टी है, जदयू कम्युनल पार्टी नहीं है, लेकिन कम्युनलिज्म से समझौता करती है, करते हुए आ रही है। हाँ, शुरू से। कांग्रेस भी कई बार कम्युनल पार्टी नहीं है, कई बार, लेकिन आपको लगेगा कि समझौता करती दिख रही है। जी जी। तो जदयू की ये छवि थी वक्फ बोर्ड पर कि आप ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर, आपको याद होगा एक ज़माने में जदयू कहा करती थी कि धारा NDA बना ही उसका प्लान था, धारा 370 और राम जन्मभूमि और कॉमन सिविल कोड, उसको कंटेंशियस इशू है। जी जी। तो इसको आपको ठंडे बस्ते में डालना है, NDA में जाने की ये शर्त थी। इस बार वो ऐसा उसके सपोर्ट बेस को देखते हुए ये एक गहरा धक्का है। इसका एक व्याख्या ये है कि शायद नीतीश कुमार की अपनी पार्टी पर जो पकड़ ढीली पड़ रही है, तो और जो लोग उसके सेंटर में हैं, इसके पहले आप RCP सिंह का डिबैकल देख चुके होंगे कि बाद में अलग हटे, फिर भाजपा होते हुए प्रशांत किशोर ने। तो ये एक धक्का ज़रूर है। ये कैसे उसको जदयू भी कंपेंसेट करेगी, ये बहुत दिलचस्प होगा देखने, लेकिन एक गहरा धक्का है। लेकिन वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल रहा है बिहार में, और उसमें भाजपा जदयू दोनों बैकफुट पे रहे। सर, ये जो जदयू का जो अपना चेहरा है वो है बैकवर्ड क्लासेस का, और
ज़्यादा बैकवर्ड, अति बैकवर्ड क्लास का। लेकिन इस वक्त जो नीतीश कुमार की जो इर्द गिर्द है, आसपास है, वो फॉरवर्ड क्लास से आते हैं। वो हमेशा क्या- से ऐसे रहे नीतीश कुमार के साथ, अभी ही नहीं। अच्छा, जितने बड़े माफिया हैं, डॉन्स हैं, ये सब शुरू से साथ थे। आप पहली जब 7 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे जी जी नीतीश कुमार, सन 2000 में लालू यादव की पहली बार सरकार, आपने वो तस्वीर देखी होगी कि वो 7 जो बड़े क्रिमिनल्स हैं, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, दिलीप सिंह और रामा सिंह, सबके साथ उनकी तस्वीर छपी थी। आप एक देखिए, एक अनंत सिंह के साथ वो तस्वीर देखी हुई कि उसको हाथ जोड़े हुए। तो ये एक ऐसा एक जो बात आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे फोर्सेस के साथ ये हमेशा नीतीश का दोहरा किरदार रहा है। समझौता रहा है, तालमेल रहा है, दोहरा किरदार वही रहे हैं। लेकिन कई बार आदमी वो खोटा पहनता है, कई बार मुसलमानों को भरमाने के लिए एक सेकुलरिज्म, लेकिन ऐसे मुद्दे पर तो आपने साथ नहीं जी, खड़े। आप 3 तलाक का साथ दिया। 370 वाले में भी आप जी जी लगभग चुप रहे। राम जन्मभूमि मामले में आपने ये कहा कि ये कोर्ट का फैसला है, जी जी। तो जो वहाँ आपके वहाँ पे प्रिय चल गया था। जी जी नहीं, वो आपको ये लोग तो समझेंगे ना, ये आपका प्रिय मुद्दा था कि हम इसके साथ, यही लालू यादव कहते हैं कि भाजपा के साथ जाने से मतलब हम सुसाइड कर लेंगे। जी जी। तो फ्लिप फ्लॉप अब क्या कहिएगा, इसीलिए तो उनको पलटू राम जी जी ये कहता है। या अपॉर्चुनिज्म का जी, जी। हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे क्या कि प्रतीक पुरुष बन चुके हैं। सर, अब आखिरी सवाल है, हम सियासत से हटकर जो बिहार में जो साहित्य का जो तख्लीक हो रही है, लिखा जा रहा है, उस साहित्य पे सेकुलरिज्म की छाप खत्म हो रही है। लेकिन लोग कहते हैं कि चूंकि अदब भी समाज का एक हिस्सा है, जब समाज बदलता है तो अदब भी बदलता है, या अदब बदलता है तो समाज भी बदलता है। तो सब बिहार में जो हिंदी साहित्य है, उस पर किस तरह की धाराएं चल रही है? देखिए, हिंदी क्या भाजपा की जो धारा है, आरएसएस की, चूंकि आरएसएस वित्तीय तौर पे हर जो राइट विंग होता है उसमें अदब नहीं होती है, अदब वाले कभी राइट विंग नहीं होंगे अगर, तो क्या, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अदब ऐसा आता है कि जो राइट विंग हावी हो जाती है। तो बिहार में किस तरह का लेकिन बिहार में धाराएं चल रही है? धाराएं रही हैं अदब की दुनिया में, हिंदी और उर्दू की जो दुनिया है, तो बहुत ही एक सामंजस्य वाली, गंगा जमुनी तहजीब वाली, वो सशक्त और बहुत ही ताकतवर धारा रही है। इसीलिए सांप्रदायिक तत्वों को या वैसे तत्वों को जो सेकुलर डेमोक्रेटिक नहीं रहे हैं, उनको बहुत स्पेस नहीं मिलता रहा है। लेकिन अब भाजपा के केंद्र में सत्ता के आने के बाद उन संस्थानों का उपयोग करके, संसाधनों का उपयोग करके, ऐसे लोग जो जिनका वर्चस्व था सेकुलर डेमोक्रेटिक धारा पर, इनसे जो छूटे लोग थे, इनसे के जो हाशिए के लोग थे, उनको सपोर्ट करके, धन देके, संस्थागत समर्थन देके कोशिश कर रहे सेंटर मिलाने। लेकिन आप जैसा बता, अदब की दुनिया, अदब एक दिन में चीज़ नहीं है। आप एक दिन लगातार किसी को एमएल बना, आप कोई अच्छी कहानी नहीं लिख सकते। अच्छी कविता लिखने के लिए आपको लंबा जद्दोजहद करना पड़ेगा। अच्छा अभिनेता बनने के लिए आपको, नसरुद्दीन शाह बनने के लिए आपको कई जन्म लेना पड़ेगा। तो अभी भी वो हिंदी साहित्य में और अदब की दुनिया में, खास करके हिंदी अदब की दुनिया में, अभी भी डोमिनेशन जो है, वर्चस्व जो है, वो पुरानी सेकुलर डेमोक्रेटिक धारा की रही है। उसमें कोई सेंध नहीं। लेकिन हाँ, पहले से जो मीडियोकर किस्म के लेखक थे, औसत दर्जे के लेखक थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनको कविता की समझ नहीं थी, रंगमंच के क्षेत्र में उसने बहुत पैसा पंप किया। उनको पोस्ट देना, बहुत सारे सेकुलर ऐसे रंगकर्मी थे, उनका पैसा बंद कर देना, रेपर्टरीज ग्रांट बंद कर देना, उनको शोज नहीं मिलने देना, ऐसे करके सफोकेट करके कुछ लोगों को वो संस्कार भारती की तरफ या आरएसएस अपने विंग में ली गई है। जैसे आप देखिए कि कन्हैया कुमार के वक्त के कुछ जो प्रमुख रंगकर्मी थे, नाटक करने वाले, उनको उनमें संस्कार भारती ने अलग अलग केंद्रों पर पद देके ऐसे लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी वो मुख्य धारा नहीं बन पाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सियासत पर भी बात की है, अदब की बात की है, और इंसाफ ने इसकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने नाज़रीन से मेरी दरख्वास्त है कि आप पहली मरतबा हमें देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा उसको कमेंट लिख कर ज़रूर बताएं।